एग्जामिनर स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बाल विकास के चौथे अध्याय की गहराई से पड़ताल करेंगे। टॉपिक है विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। और ये वो टॉपिक है जहां से परीक्षाओं में सवाल बनते ही बनते हैं। बिल्कुल, लेकिन अक्सर हम इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हमारा मिशन है इस मशहूर बहस यानी प्रकृति बनाम पोषण की गुत्थी को सुलझाना। हम समझेंगे कि ये दोनों हैं क्या, ये कैसे काम करते हैं और सबसे जरूरी एक टीचर या छात्र के लिए इसके असल मायने क्या हैं। सही कहा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक पहेली से करते हैं। एक ही घर में एक ही माता पिता के दो बच्चे जिन्हें लगभग एक जैसी परवरिश मिलती है, फिर भी उनके स्वभाव और क्षमताओं में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? इसी सवाल के जवाब में छिपी है आनुवंशिकता और पर्यावरण की कहानी। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि जब हम आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। बिल्कुल, आनुवंशिकता वो जैविक विरासत है जो हमें अपने माता पिता से जीन्स के रूप में मिलती है। इसे आप एक तरह का बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट? अच्छा। हाँ, ये हमारे विकास की सीमाएं तय करती है। जैसे हमारी आंखों का रंग क्या होगा, बालों का टेक्सचर कैसा होगा, हमारी अधिकतम हाइट कितनी हो सकती है, ये सब कुछ हद तक इसी ब्लूप्रिंट में लिखा होता है। यानी ये हमारे जीवन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमें जन्म के साथ मिलता है। एकदम सही। तो फिर इस समीकरण का दूसरा हिस्सा पर्यावरण, वो क्या है? पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमारे जीन्स के अलावा हम पर असर डालता है। एक मनोवैज्ञानिक है एन एनास्टासी, उनकी परिभाषा बहुत अच्छी है। वो कहती हैं पर्यावरण वो सब कुछ है जो व्यक्ति को उसके जीन्स के अलावा प्रभावित करता है। वाह, मतलब जीन्स को छोड़कर बाकी सब कुछ। हाँ, इसमें हमारा परिवार, हमारे दोस्त, स्कूल का माहौल, हम किस संस्कृति में बड़े हो रहे हैं, हमारा खान पान, यहाँ तक कि भौगोलिक परिस्थितियां भी शामिल हैं। और ये गतिशील है, ये लगातार बदलता रहता है और हमारे व्यवहार को आकार देता है। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लोग हमेशा पूछते हैं तो ज्यादा जरूरी क्या है, हेरिडिटी या एनवायरनमेंट? लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि ये सवाल ही गलत है। बिल्कुल। ये पूछने जैसा है कि किसी आयत के क्षेत्रफल के लिए लंबाई ज्यादा जरूरी है या चौड़ाई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विकास इन दोनों का जोड़ नहीं बल्कि गुणनफल है। गुणनफल? हाँ, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने इसका एक शानदार सूत्र दिया जो सबको याद रखना चाहिए। विकास इक्वल्स आनुवंशिकता गुणा पर्यावरण। अच्छा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच में प्लस का निशान नहीं है बल्कि गुणा का है। और इसका मतलब बहुत गहरा है। गणित में अगर किसी भी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए तो नतीजा शून्य होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर दोनों में से एक भी कारक शून्य हो तो विकास रुक जाएगा? एकदम सही। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बीज है जो कि आपकी आनुवंशिकता है। लेकिन आप उसे बंजर जमीन पर बिना पानी के बो दें, मतलब पर्यावरण शून्य है, तो क्या वो पौधा उगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ आपके पास सबसे उपजाऊ मिट्टी और भरपूर पानी है, यानी बहुत अच्छा पर्यावरण है, लेकिन बीज ही खराब है। हाँ, एक खराब अनुर्वर बीज, नतीजा फिर भी कुछ नहीं निकलेगा। विकास के लिए दोनों का होना और दोनों का अच्छा होना जरूरी है। वाह, ये तो बहुत ही साफ हो गया। तो अब ये बहस नहीं होनी चाहिए कि कौन ज्यादा जरूरी है, बल्कि ये समझना चाहिए कि दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। सही बात है। चलिए तो इस समीकरण के पहले हिस्से यानी आनुवंशिकता को और करीब से देखते हैं। ये हमारे विकास के किन-किन पहलुओं पर अपनी छाप छोड़ती है? इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। सबसे पहले तो शारीरिक विकास, जो सबसे स्पष्ट दिखता है। हमारा रंग, रूप, कद काठी, शरीर की बनावट मोटी होगी या पतली, ये काफी हद तक हमारे जीन्स तय करते हैं। ये तो समझ आता है, लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है, खासकर बौद्धिक विकास को लेकर। हम सोचते हैं कि मेहनत से कोई भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि हमारी बौद्धिक क्षमता की रेंज जन्म के समय ही तय हो जाती है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझा जाने वाला पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आईक्यू स्कोर जन्म से फिक्स है, नहीं। इसका मतलब है कि आपकी आनुवंशिकता आपकी बौद्धिक क्षमता की एक ऊपरी और निचली सीमा तय कर देती है, एक रेंज। एक रेंज
जैसे हो सकता है कि किसी बच्चे की जेनेटिक रेंज 110 से 130 आईक्यू की हो। अब उसे कैसा पर्यावरण मिलता है ये तय करेगा कि वो 110 के करीब रहेगा या 130 को छू पाएगा। अच्छा, तो जीन्स हमें एक संभावनाओं का दायरा देते हैं और पर्यावरण उस दायरे में हमारी जगह तय करता है। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। इसी से जुड़ा गाल्टन का जिक्र भी है, जिन्होंने कहा था कि महानता परिवारों में चलती है। हाँ, फ्रांसिस गाल्टन ने अध्ययन किया था और पाया था कि महान न्यायाधीशों, नेताओं और साहित्यकारों के परिवारों में योग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी दिखती है। हालांकि आज हम जानते हैं कि इसमें अच्छे पर्यावरण का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन ये आनुवंशिकता के आधार की ओर इशारा जरूर करता है। ठीक है, बुद्धि के अलावा क्या हमारा स्वभाव भी आनुवंशिक होता है? जैसे कुछ बच्चे जन्म से ही शांत होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा रोते या चिड़चिड़े होते हैं। हाँ, इसे हम टेम्परामेंट या मूल स्वभाव कहते हैं और ये काफी हद तक जन्मजात होता है। जन्मजात? हाँ, कोई व्यक्ति कितना शांत है, उसे कितनी जल्दी गुस्सा आता है या वो कितना डरपोक है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र की बनावट पर निर्भर करता है, जो हमें विरासत में मिलती है। बाद में परवरिश इसे संवार या बिगाड़ सकती है, लेकिन वो जो मूल प्रवृत्ति है वो बनी रहती है। एक मिनट, तो क्या अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट या बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होना भी हमारे हाथ में नहीं है? मुझे तो हमेशा लगता था कि ये हमारे अनुभव और हम कैसे दोस्त बनाते हैं उस पर निर्भर करता है। ये एक बेहतरीन सवाल है। यहाँ भी वही रेंज वाला सिद्धांत लागू होता है। अच्छा। अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हमें जीन से मिलती है। एक जन्मजात अंतर्मुखी व्यक्ति बहुत मेहनत करके सामाजिक होना सीख सकता है, लेकिन उसके लिए वो हमेशा एक प्रयास जैसा होगा। जबकि एक जन्मजात बहिर्मुखी के लिए सामाजिक होना पानी में तैरने जैसा स्वाभाविक होगा। तो हाँ, इसका आधार भी आनुवांशिक है। तो ये तो हुई आनुवांशिकता की बात, जो हमें एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट या ब्लूप्रिंट देती है। जी। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये ब्लूप्रिंट असल दुनिया के मैदान में उतरता है। यहीं पर पर्यावरण की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। आनुवंशिकता अगर पत्थर है तो पर्यावरण वो मूर्तिकार है जो उस पत्थर को तराशकर मूर्त बनाता है। वाह, क्या बात है। शारीरिक विकास की ही बात करें तो जीन्स ने भले ही आपकी अधिकतम हाइट 6 फुट तय कर दी हो, लेकिन अगर बचपन में संतुलित आहार और अच्छी मेडिकल केयर नहीं मिली तो वो हाइट हासिल नहीं हो पाएगी। हाँ, शायद आप 5.5 फुट पर ही रह जाएं। वहीं खेलकूद और व्यायाम के मौके आपके शरीर को मजबूत और सुगठित बनाते हैं। मतलब जीन संभावना देते हैं और पर्यावरण उस संभावना को हकीकत में बदलता है। एकदम सही। मानसिक विकास के क्षेत्र में पर्यावरण का रोल कितना बड़ा है? यहाँ पर्यावरण एक सुपरस्टार की तरह काम करता है। सुपरस्टार? हाँ, एक ऐसा घर जहाँ बच्चे से सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ किताबें हैं, जहाँ उसे नई नई चीजें करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वो उसके दिमाग के विकास को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा स्कूल, लाइब्रेरी, अलग अलग तरह के अनुभव, ये सब मिलकर उस जेनेटिक आईक्यू रेंज में बच्चे को ऊपरी सीमा तक पहुंचाते हैं। और भाषा का विकास, हमारे स्रोतों में साफ लिखा है कि भाषा पूरी तरह से अर्जित की जाती है। ये तो पर्यावरण की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। 100%। एक बच्चा जिसके माता पिता भारतीय हैं, अगर वो जन्म से ही चीन में पले बढ़े तो वो चीनी भाषा बोलेगा, हिंदी नहीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भाषा का जीन से कोई लेना देना नहीं है। जिस बच्चे के घर में बातचीत का माहौल होता है, उसकी शब्दावली और संचार कौशल कहीं बेहतर होते हैं। और आखिर में सामाजिक और भावनात्मक विकास पर आते हैं। यहाँ तो पर्यावरण ही सब कुछ तय करता होगा, है ना? यहाँ इसकी भूमिका सबसे ज्यादा साफ दिखती है। परिवार का माहौल कैसा है, प्यार भरा और सुरक्षित या तनावपूर्ण और लड़ाई झगड़े वाला? पालन पोषण की शैली मतलब पेरेंटिंग स्टाइल कैसी है, बहुत ज्यादा सख्त, बहुत ज्यादा खुली या संतुलित? बच्चे के दोस्त कैसे हैं, ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि बच्चा आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से स्थिर बनेगा या डरा सहमा और असुरक्षित रहेगा। तो ये सारी जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जी। इन सब का क्लासरूम में क्या मतलब है? एक शिक्षक के लिए जो 30-40 अलग अलग बच्चों को पढ़ा रहा है, इस ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग क्या है? ये परीक्षा के लिहाज से भी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षकों के लिए इसका सबसे बड़ा और शक्तिशाली संदेश ये है, आप बच्चे की आनुवंशिकता को नहीं बदल सकते, लेकिन आपके पास उसके पर्यावरण को बेहतर बनाने की अपार शक्ति है। अच्छा।
और एक अच्छा पर्यावरण आनुवंशिकता की कई कमियों को भी दूर कर सकता है। तो इसका पहला कदम तो यही हुआ कि शिक्षक को ये स्वीकार करना होगा कि हर बच्चा अलग है। एक ही डंडे से सबको हाँकने वाली नीति यहाँ काम नहीं करेगी। यही नींव है। इसे हम व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान कहते हैं। जब एक शिक्षक ये समझता है कि हर बच्चे का जेनेटिक मेकअप, उसका स्वभाव, उसकी सीखने की गति अलग है, तो वो धैर्यवान बनता है। और यहीं से दूसरा कदम निकलता है, जो है अनुकूलित अनुदेश, यानी कस्टमाइज्ड इंस्ट्रक्शन। यानी हर बच्चे को उसके अपने तरीके से सिखाने की कोशिश करना। हाँ, हो सकता है कोई बच्चा सुनकर बेहतर सीखता हो, कोई देखकर और कोई कुछ करके। शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों में विविधता लानी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। जो बच्चा गणित में तेज है उसे अतिरिक्त चुनौती देना, और जो संघर्ष कर रहा है उसे अतिरिक्त सहायता देना। और छात्रों से उम्मीदें रखने के बारे में क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि कुछ बच्चे बस ऐसे ही हैं और उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तीसरा कदम है क्षमता और सीमाओं को समझना। शिक्षक को यथार्थवादी उम्मीदें रखनी चाहिए। जैसे अगर किसी बच्चे को कोई अधिगम अक्षमता, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उससे वैसी ही उम्मीद रखना गलत होगा जैसी बाकी बच्चों से है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। सीमा को पहचानना है, पर उसे एक बहाना नहीं बनाना है। एकदम सही। तो आनुवंशिक सीमाओं को पहचानना है, पर उन्हें बच्चे की नियति नहीं मान लेना है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद चौथा और सबसे जरूरी कदम आता है, एक बेहतर सीखने का माहौल बनाना। बिल्कुल, एक उन्नत अधिगम वातावरण बनाना। एक ऐसा क्लासरूम जो सुरक्षित हो, जहां बच्चे सवाल पूछने से डरे नहीं, जहां गलतियां करने को सीखने का हिस्सा माना जाए। एक ऐसा माहौल जो बच्चों को प्रोत्साहित करे, उन्हें प्रेरित करे और उनकी कमियों को कम करके उनकी ताकत को उभारे। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी तो बहुत जरूरी होंगे। बहुत ज्यादा। अगर क्लास में अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, तो स्कूल को ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जो उस अंतर को कम करें। शिक्षक को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और समावेशी होना चाहिए, ताकि हर बच्चा खुद को कक्षा का एक मूल्यवान हिस्सा महसूस करे। और जो छात्र किसी भी वजह से जोखिम में है, उनके लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप यानी अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, ताकि पर्यावरण से होने वाले नुकसान को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। तो कुल मिलाकर ये प्रकृति बनाम पोषण की लड़ाई असल में लड़ाई है ही नहीं, ये एक साझेदारी है, एक जुगलबंदी है। हाँ, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों धागे मिलकर ही विकास का ताना बाना बुनते हैं। और इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, शिक्षक का दायित्व आनुवांशिक सीमाओं को पहचानना है, लेकिन उसका सबसे बड़ा काम एक समृद्ध, समावेशी और प्रेरक पर्यावरण बनाकर हर बच्चे को उसकी क्षमता के शिखर तक पहुंचाना है। जैसा कि हमारे स्रोतों का निष्कर्ष है, और ये एक बहुत ही आशावादी विचार है, हम आनुवंशिकता को नहीं बदल सकते, लेकिन पर्यावरण को बदलकर भविष्य संवार सकते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। जब हम किसी छात्र की सफलता या असफलता को देखते हैं, तो हम कितनी आसानी से उसे केवल उसकी काबिलियत या मेहनत की कमी मान लेते हैं। क्या हम कभी रुककर उसके अदृश्य पर्यावरण और उसकी आनुवंशिक सीमाओं पर विचार करते हैं?